बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए शो में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल साहब, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान आज शामिल होंगे उनका भी परिचय करा दे। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। आशीष से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, यूपीएल में क्यों आई बड़ी गिरावट, हम जानेंगे वरुण से। और इन्फो एज के शेयरों में तेजी के ट्रिगर्स बताएंगे हमें कुशल। साथ ही वॉकहार्ट पे तेजी की वजह हमें बताएंगी देवांशी। सबसे पहले देख लेते हैं बाजार में आज कारोबार कैसा रहा। तो बाजार में लगातार 8 सत्रों से जो तेजी जारी थी उस पर आज लग गया ब्रेक और निफ्टी 51 अंक लुढ़क कर 13,500 के नीचे फिसला। तो सेंसेक्स 144 अंक गिरकर 46,000 के नीचे आ गया। बैंक निफ्टी भी करीब 0.25% टूट गया आज। वहीं अगर एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 2,260 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 2,275 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आज के बाजार पर एडिटर्स टेक लेते हैं। अनिल जी, 8 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लग गया, क्या वजह रही है इसकी? 8 दिनों तक लगातार नए हाईज पर बंद होने के बाद भारतीय बाजारों में आज हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से हल्की कमजोरी के संकेत थे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कमजोर हो दुनिया भर के बाजार। डाउ महज 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। हमारी उम्मीद ये थी कि 100 पॉइंट ऊपर रहेगा, लेकिन उसके विपरीत 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ। उसको देखते हुए एसजीएक्स निफ्टी पर दबाव था, लेकिन दबाव की एक और वजह यह थी कि लगातार 8 दिनों से कोई करेक्शन नहीं, रोज का दिन भी। तो जो थोड़े से ओवरबॉट पोजीशन थी, ट्रेडर्स ने जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर रखी थी, वो खरीदारी कम होने का वक्त था और उसी के चलते भारतीय बाजार खुले हल्के दबाव में खुलने के बाद थोड़ा थोड़ा और नीचे जाते हुए नजर आए और दिन भर कमजोरी के साथ ही ट्रेड किया। लेकिन सेकंड हाफ में धीमे धीमे रिकवरी के संकेत आए, वो भी स्पेशली 2-2:30 बजे के बाद एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी। और क्लोजिंग जो हुई है वो किसी भी लिहाज से बुरी नहीं है। अब तक की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग हुई है। कल हाईएस्ट क्लोजिंग मिली थी आपको, आज उससे थोड़ा सा नीचे। तो अब भी लाइफ टाइम हाई से सेकंड बेस्ट हाई पर हम क्लोज हुए हैं, यानी कि निफ्टी पर 13,478, 13,500 के बेहद करीब। बैंक निफ्टी 30,500 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 46,000 के बेहद करीब बंद होता हुआ नजर आया। तो कहीं कोई ऐसे क्लोजिंग के लिहाज से दिक्कत की बात नहीं। और वजह यह है कि तकनीकी तौर पर बाजार बेहद मजबूत है। निचले स्तरों पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी का सहारा आता हुआ दिख रहा है। तीसरी बात यह कि एफआईज की तरफ से लगातार दमदार खरीदारी के आंकड़े हैं ही। और चौथी बात यह भी कि ग्लोबल मार्केट में कहीं कोई ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे, 0.5% ऊपर नीचे वाला मामला है। तो हल्का फुल्का करेक्शन है और वो करेक्शन बाजारों ने भी देखा है। और उसके बाद आज क्लोजिंग बेसिस पर उतने खराब नहीं जितने हो सकते थे या जितने फर्स्ट हाफ में दिख रहे थे। तो ओवरऑल ट्रेंड बरकरार है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है, लेकिन एक बड़ी मुनाफा वसूली या तेज बिकवाली हो उसके संकेत तो अभी भी नहीं आए। तो ओवरऑल एक लंबे समय के बाद बाजार में करेक्शन वाला दिन दिखा है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर उतने बुरे नहीं और संभल कर बाजार बंद होते हुए नजर आए लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब। बिल्कुल अनिल जी, अब कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, कल क्या स्ट्रैटेजी रखे और साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स होंगे ये हम आपसे जानेंगे कुछ देर में। उससे पहले बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, आज बाजार में कहां सबसे ज्यादा एक्शन था स्टॉक स्पेसिफिक? देखिए, वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखा गया। शुरुआती गिरावट के बाद आखिरी 1.5 घंटे में अच्छी रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी में अगर आप देखें तो निचले स्तरों से करीब 80 अंकों का सुधार देखने को मिला। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो दिन के दौरान ज्यादा दबाव देखने को मिला, लेकिन हर बार की तरह जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो भरपूर है और खासतौर पर वो स्टॉक्स जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए। सबसे पहले देखिए, करूर वैश्य बैंक के स्टॉक आपको आज के 2000 में बताया गया था और यहाँ पर बढ़िया उछाल देखने को मिला। त्रिवेणी टरबाइन जैन साहब ने बताया और प्रोकरना लिमिटेड ये आपको सेठी साहब ने बताया। दिन के दौरान बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो आज कंज्यूमर सेंट्रिक जो सेक्टर्स हैं वहां पर खरीदारी का रुझान देखने को मिला और अक्रॉस द सेक्टर अगर आप देखें तो तेजी को लीड किया एफएमसीजी पैक ने। नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, एचयूएल अच्छी खरीदारी के साथ बंद हुए। मेटल स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो निचले स्तरों से बढ़िया रिकबाउंड देखने को मिला। हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील
अच्छी थोड़ी बहुत खरीदारी के साथ यहाँ पर भी एक ट्रेड देखने को मिला। पीएसयू बैंक्स देखिए, यहाँ पर हमने देखा था पिछले हफ्ते काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अब ऊपरी तरफ से यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक अच्छी गिरावट के साथ बंद हुए। ऑटो स्टॉक्स की भी जो रफ्तार है आज थोड़ी घटती हुई नजर आई। अतुल ऑटो, फोर्स मोटर्स, एमएनएम, आयशर मोटर्स, एसएमएल, इसूज, इन स्टॉक्स में थोड़ा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। लेकिन हाई बीटा एनबीएफसी स्टॉक्स में देखिए कुछ रेगुलेशंस और नियमों के चलते यहाँ पर भी जो है बिकवाली साफ देखने को मिली। एमएनएम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इक्विटास होल्डिंग, एलएनटी फाइनेंस गिरावट देखने को मिली। कल हमने आपको बताया था कि चुनिंदा सरकारी स्टॉक्स में बढ़िया खरीदारी थी, आज वहां पर भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आई। पीएफसी, आरईसी गिरावट के साथ बंद हुए। बीएचईएल और बीएल में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी गिरावट का साफ रुझान देखने को मिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा। ओके, बहुत शुक्रिया आशीष बाजार पर स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए आपका। अविनाश जी, आज के बाजार पर आपकी स्पेसिफिक क्या राय होगी? हमने देखा 8 दिन की तेजी पर ब्रेक जरूर लगा, लेकिन मेन अगर हम बाजार के लिए अब ट्रिगर देखें आने वाले टाइम के लिए भी, तो अहम क्या हो सकते हैं? और दूसरा सवाल यही होगा आपसे कि हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जा सकती है? इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि आज के बाजार में बिकवाली का माहौल था, क्योंकि जैसे अनिल जी ने कहा कि मार्केट्स लगातार पिछले हफ्ते से काफी बढ़ रहा था, कोई रीजनेबल प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही थी। तो ये कोई घबराने वाली सिचुएशन नहीं है। हम अभी भी समझते हैं कि अच्छे क्वालिटी मिड कैप्स में और क्वालिटी फ्रंटलाइन कंपनीज में बाइंग होगी, और एफआईएस की लिक्विडिटी तो अभी भी पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट्स थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर उसके बाद वापस चढ़ने के लिए रहेगा। यहाँ पे जो मेन ट्रिगर पॉइंट रहेगा वो वैक्सीन को लेके होगा, क्योंकि अभी वैक्सीन होपफुली आने वाले 3-4 हफ्ते में इंडिया में आने की एक्सपेक्टेशन है, और वहाँ पे वापस रीरेटिंग होगी। जो ट्रेडर्स हफ्ते भर के लिए खेलना चाहते हैं, हमको लग रहा है कि प्राइवेट बैंकिंग में बंधन बैंक काफी अच्छा लग रहा है। हमको लग रहा है बंधन बैंक आज भी अच्छी तरह से क्लोज हुआ है, तो करीबन 8 से 10 दिन का नजरिया है, तो 425-430 का एक टारगेट मिल सकता है। 406 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे, और यहाँ एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला स्टॉक हो सकता है, जिनको 8 से दिन का नजरिया देना है। हफ्ते भर की खरीदारी के लिए जो स्टॉक रेकमेंड किया है अविनाश जी ने, वो है बंधन बैंक। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जरा रुख कर ले। जब से विसल ब्लोअर्स ने यूपीएल के प्रमोटर्स पर हेराफेरी के आरोप लगाए हैं, तब से लगातार कंपनी के शेयरों में हमने देखा गिरावट का दौर जारी है। वरुण हमारे साथ है, जरा इस पूरी खबर को और अच्छे से समझकर इम्पैक्ट क्या होगा शेयर पर, ये भी जानते हैं। वरुण, यूपीएल पर क्या बड़े आरोप लगे हैं और क्या इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है? देखिए, यूपीएल के स्टॉक में भारी भरकम गिरावट का कारण है इस कंपनी पे विसल ब्लोअर की तरफ से लगाए गए एलिगेशंस। दरअसल विसल ब्लोअर का कहना है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स ने काफी सारे पैसों की हेराफेरी की है। पिछले काफी सारे सालों में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। उनका कहना है कि दरअसल इस कंपनी के प्रमोटर्स काफी सारे रियल एस्टेट कंपनीज बनाते थे, जो कि शेल कंपनीज होती थी। करीब 8 रियल एस्टेट कंपनीज ऐसी बनाई गई जो कि शेल कंपनीज थी, जिनके प्रमोटर्स दरअसल यूपीएल के प्रमोटर्स या फिर यूपीएल के एम्प्लॉयज ही थे। उन कंपनीज को यूपीएल रेंट पे लेता था, उनको रेंट देता था, और कहीं ना कहीं वो रेंट जो है वो घूम फिर के फिर से यूपीएल के प्रमोटर्स के पास ही आ जाता था। विसल ब्लोअर का कहना है कि कुछ समय पहले दरअसल इस कंपनी के जो पूर्व ऑडिटर्स थे, उनके सामने इस कंपनी के प्रमोटर्स के खिलाफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू भी रेज किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मामला भी रफा दफा कर दिया गया। तो इस तरह के एलिगेशंस जो है विसल ब्लोअर ने इस कंपनी पे लगाए हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने हमारे चैनल पर आके क्लैरिटी देने की कोशिश की कि मामला काफी पुराना है और इसके ऊपर ऑलरेडी सफाई वो दे चुके हैं, लेकिन जिस तरह के एलिगेशन विसल ब्लोअर ने लगाए कहीं ना कहीं वो काफी संगीन नजर आ रहे हैं। और लगातार इस कंपनी को अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में नेगेटिव खबरों के घेरे में ये कंपनी आ चुकी है। तो इस तरह की खबर जो है उसका इंपैक्ट जो है आज यूपीएल के काउंटर पे देखने मिला। इसलिए आपने देखा कि दिन भर ये काउंटर प्रेशर में था और बंद होते होते भी करीब डबल डिजिट के आसपास की गिरावट के साथ ये काउंटर आज बंद हुआ है। शुक्रिया वरुण इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। अगला जो स्टॉक काफी जो फोकस में रहा वो रहा इन्फो एज। ये जो शेयर है नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। इन्फो एज में तेजी के कुछ अहम ट्रिगर्स हैं, जरा समझते हैं अच्छे से हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल, इन्फो एज में तेजी की मेन वजहें क्या हैं?
जी, तो इन्फो एज आज फिर से एक लाइफ हाई बनाता हुआ नजर आया। 4600 के ऊपर जो है यहाँ पर आज इसकी प्राइसिंग हमें देखने को मिली और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी यूएस की फूड डिलीवरी कंपनी डोरडैश की लिस्टिंग। आप देखिए इशू प्राइस के मुकाबले कंपनी ने 78% के प्रीमियम पर लिस्टिंग की और अपने आप में अगर आप आईपीओ के दौरान इसकी जो वैल्यूएशन है वो भी ऑलमोस्ट इस साल जब साल की शुरुआत में इनकी वैल्यूएशन की गई थी करीब 1500 करोड़ की थी और अब जो है इनकी वैल्यूएशन जो है लगभग 3420 करोड़ डॉलर की वैल्यूएशन पर जो है ये आईपीओ में प्राइस जो है फंडिंग रेज करते हुए नजर आए थे। अब इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है आपको सीधे तौर पर इन्फो एज के साथ दिखता हुआ नजर आएगा और वो इसलिए क्योंकि जोमेटो जिसमें इनकी करीब 21% हिस्सेदारी है वो अगले साल यानी कि 2021 के पहले छमाही में ही जो है अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं पिछले कुछ महीनों में जोमेटो ने जो है अपनी फंडिंग भी अचीव की है। इनफैक्ट पिछली बारी इन्होंने 6 निवेशकों से करीब 20 करोड़ डॉलर जुटाए थे और उसके पहले सितंबर में एक और राउंड ऑफ फंडिंग हुई थी जहां पर 2 इन्वेस्टर्स से इन्होंने करीब 16 करोड़ डॉलर जुटाए थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो लगातार इस कंपनी पर बना हुआ है और इन्फो एज की जो हिस्सेदारी है करीब 21% की उससे सीधे तौर पर इनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया कुशल इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। इनफैक्ट अविनाश जी इन्फो एज की इस तेजी में क्या किया जाना चाहिए? इनफैक्ट स्वाति मुझे लग रहा है कि ऐसे शेयर्स बहुत यूनिक होते हैं और इनका जो डिजिटल मॉडल है वो बहुत ही लुक्रेटिव है। ऐसे कोविड के माहौल में इन्होंने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चला है नॉट ओनली Naukri.com बट जोमेटो को अगर हम वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आने वाले 1-2 साल के लिए अपॉर्चुनिटीज बड़ी है और उन्होंने काफी बिजनेसेस इनक्यूबेट किए। जैसे कुशल ने कहा काफी इन्वेस्टमेंट्स इनकी अभी अनलॉकिंग हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए 1.5-2 साल का नजरिया लेना है कोई भी गिरावट में इसको खरीदना चाहिए क्योंकि इसके लिए कोई बड़ा कॉम्पिटिटर इंडियन मार्केट्स में दिख नहीं रहा है और मेरे ख्याल से जो मोनोपोली प्लेयर्स होते हैं उनको वैल्यूएशन बहुत ही प्रीमियम मिलते हैं। तो ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है और टिपिकली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जो बाय ऑन डिक्लाइन करके अच्छी खासी टाइम फ्रेम के लिए रखना चाहिए। लंबी अवधि के लिए बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी के साथ इन्फो एज में खरीदारी की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की। आगे बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। कोरोना वैक्सीन की जो खबरें हैं उसके चलते अब कंपनियों के शेयरों में भी काफी तेजी दिखाई दे रही है जैसे जैसे वैक्सीन का प्रोग्रेस आगे बढ़ रहा है और इन्हीं कंपनियों में से एक वॉकहार्ट भी है। आपको मालूम होगा बीते एक महीने वॉकहार्ट का शेयर लगभग 84% तक उछला है। जरा और बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी देवांशी से। देवांशी, वॉकहार्ट में तेजी की वजह और क्या है? वॉकहार्ट के शेयर में लगातार कई दिनों से गेन्स आते हुए दिख रहे हैं और आज दोबारा हमने देखा करीब 5% तक की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है। दरअसल आप देखिए अगस्त में ही कंपनी ने यूके सरकार के साथ एक बड़ा करार किया है। कोविड से जुड़ा हुआ ये करार किया था जिसके मुताबिक कंपनी जो कोविड-19 के वैक्सीन है उनको फिल फिनिश करती हुई दिखेगी, यानी कि जो वैक्सीन होती हैं उसमें दवाई भरकर उसकी पैकेजिंग करके सरकार को डिस्ट्रीब्यूट करती हुई दिखेगी। ये करार उन्होंने यूके सरकार के साथ किया था। जो उनकी नॉर्थ वेल्स की फैसिलिटी है वो यूज करती हुई दिखेगी। 1.5 साल के लिए केवल ये फैसिलिटी में ये काम होता हुआ दिखेगा और ये काफी बड़ी खबर कंपनी के लिए आती हुई दिख रही थी। इस फैसिलिटी से करीब 1 बिलियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर होते हुए जो फिल फिनिश का काम है वो होता हुआ दिखेगा और इसी के चलते एक जो तेजी है वो स्टॉक में देखने मिली थी। हाल ही में ये खबर भी आती हुई दिखी है कि ये प्रस्ताव उन्होंने भारतीय सरकार के सामने भी रखा है कि इनकी जो औरंगाबाद फैसिलिटी है उसमें भी वो फिल फिनिश का काम कर सकती है। कई कंपनियों के साथ करार करने का प्रस्ताव रख रही है जहां पे वो एपीआई बनाने के लिए प्रस्ताव दे रही है जो कि कोविड से जुड़े हुए जो एपीआई है वो बना सकते हैं इनकी औरंगाबाद फैसिलिटी में। साथ ही ये कंपनी का कहना था कि उनको कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने ऑलरेडी इस क्षमता के लिए पहले से निवेश कर दिया है। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं गेन्स आते हुए दिख रहे हैं और साथ ही हमने देखा था इस साल कंपनी ने अपने कोर कामकाज है उस पर फोकस करने की योजना की है। कंपनी ने अपने जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है वो उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज को बेच दिया है। इसके चलते कंपनी को करीब 1850 करोड़ का कैश फ्लो हुआ दिखा था। इसके चलते भी हमने देखा था अच्छे गेन्स स्टॉक में आते हुए दिखे थे और एनालिस्ट थोड़े से बुलिश भी होते हुए दिखे थे। आप देखिए पिछले एक हफ्ते में करीब 20% तक की तेजी थी और अगर एक महीने की बात करें तो करीब 85% तक के गेन्स स्टॉक ने ऑलरेडी दिखा दिए हैं। तो वैक्सीन के बूस्ट के चलते वॉकहार्ट में अच्छी तेजी। अविनाश जी क्या किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी रखे वॉकहार्ट में?
इनफैक्ट स्वाति, वोकहार्ट एक ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है और जिस प्रकार की तेजी महीने भर में हुई है, मुझे लग रहा है कि ऐसे इस लेवल पे थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। हालांकि कोविड वैक्सीन अगर इनको आउटसोर्स करने को मिलती है तो डेफिनेटली इनको इजाफा होगा, बट इनके जो कोर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है और जो इनके कोर फैसिलिटीज है वहां पे अभी भी दिक्कत है। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो कोई गिरावट अगर आती है रीजनेबल तो इसको एकुमुलेट करना चाहिए। करंट प्राइस में जिनके पास है वो होल्ड करे। हालांकि वैक्सीन की क्या इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे होगी, प्रॉफिटेबिलिटी पे होगी, ये कहना अभी मुश्किल है, बट डेफिनेटली होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी, कोई भी करेक्शन अगर आता है 8 से 10% का, तो डेफिनेटली वहां पे खरीदने का मौका रहेगा। तो वोकहार्ट जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। चलिए आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो गया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन आज आप दर्शकों को बताएंगे? नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। तो दो ऑप्शन हैं आज दर्शकों के लिए। पहला तो पीडीलाइट और दूसरा है टाटा स्टील। पीडीलाइट अपना करीब अच्छी इसने चढ़ाई दिखाई है, लेकिन जो मार्च में जो हाई इसने दिखाया था उससे थोड़ा अभी नीचे ही है। हो सकता है ये कल ऑल टाइम हाई बना ले। तो दिसंबर 1660 की कॉल यहाँ पे ली जा सकती है 48.50 में। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 38 रुपए और टारगेट रहेगा 64। उसी तरह से टाटा स्टील ने आज एक थोड़ी सी कमजोरी दिखाई, स्टॉक नीचे गया और उसके बाद में फिर ऊपर आया। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 630 की कॉल ली जा सकती है 19.40 पे। स्टॉप लॉस रखें 14 रुपए का, टारगेट रहेगा 32 रुपए। ये बताना बहुत आवश्यक है, निहायत आवश्यक रोजाना, कि ये कोई इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं होते, ये ट्रेडिंग कॉल होते हैं और ये जो रिस्क समझता है उसी को करना चाहिए और स्टॉप लॉस पे खास ध्यान देना चाहिए और स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। आइए शो में जानते हैं कल के लिए बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। सीधे चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, कल के लिए अब क्या खास स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे? जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, कल हफ्ते का आखिरी दिन होगा। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 50 अंक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो देखना होगा अमेरिका में कारोबार किस तरह का होता है और फिर कल डाउ फ्यूचर्स कैसा कारोबार दिखाते हैं। आजकल अमेरिकी बाजारों में भी रेंज थोड़ी सी छोटी होती दिख रही है और बाजार अच्छी तेज दौड़ लगाने के बाद एक छोटे दायरे में वक्त बिताने की कोशिश करें। तो शुरुआत तो हम ग्लोबल मार्केट्स के दम पर करेंगे, लेकिन उसके बाद एक और अहम चीज कल होगी कि आज के करेक्शन क्या एफआईज ने अपने हाथ खींचे हैं या कोई खास बिकवाली नहीं या फिर खरीदारी के आंकड़े आते हैं, वो बाजार का मूड माहौल सेट करेगा। आमतौर पर देखा यह कि अब तक बाजार में जब भी करेक्शन आया इस तेजी के मार्केट में 1-1.5 दिन से ज्यादा का करेक्शन नहीं होता, मैक्सिमम 2 दिन, और उसके बाद बाजार फिर से अपनी राह पकड़ते हैं तेजी की तरफ। उसके संकेत आखिरी घंटे में आज आते हुए भी दिखे, जो निचले स्तरों से बेहतरीन रिकवरी आई। अब कल के लिए 13,350 13,400 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर 13,550 13,600 ये वो रेंज होगी जहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 30,000 30,200 सपोर्ट रेंज के तौर पर काम करेगी और 30,700 से 30,900 ऊपरी रेंज होगी जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो हफ्ते के आखिरी दिन रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, लेकिन अगर बाजारों में बड़ा उछाल या बड़ी गिरावट ना आए तो फिर कल फिर से आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और वहीं पर ट्रेडर्स के लिए फिर से मौके होंगे। ये पूरा हफ्ता कैश मार्केट के स्टॉक्स के नाम रहा है और अगर बाजार स्टेबल हो जाते हैं, सीमित दायरे में कारोबार करते हैं, तो फिर ब्रॉडर मार्केट में ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बनेगा और बढ़ेगा भी, और वहीं पर आपको कल हफ्ते के आखिरी दिन फोकस करना चाहिए। तो कोई खास कमजोरी के संकेत नहीं है और उम्मीद कर सकते हैं कि 1-1.5 दिन के करेक्शन के बाद बाजारों में फिर से निचले स्तरों से रिकवरी आने के आसार हैं। फोकस सिर्फ 2 चीजों पर, ग्लोबल मार्केट्स और एफआईज के आंकड़े, ये बाजार की दशा दिशा तय करेंगे। जी शुक्रिया अनिल जी, कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अविनाश जी, आपसे हम जानेंगे अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को व्यू रखना हो तो कहां पर आप निवेश करने की सलाह देंगे? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एक मिड कैप काउंटर कैश सेगमेंट से पसंद है। उस कंपनी का नाम है रैमको इंडस्ट्रीज। ये कंपनी बेसिकली रैमको ग्रुप की कंपनी है और ये अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी एस्बेस्टस शीट बनाने वाली कंपनी है
और साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट पैन इंडिया की इनका प्रेजेंस है। सबसे बड़ी बात सेकंड क्वार्टर के जो नतीजा है वहाँ पे प्रॉफिट इनका काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। इनफैक्ट कंपनी का मानना है कि सेकंड हाफ में मानसून अच्छा हुआ है और ऑब्वियसली जो प्री कोविड के बाद जो पहले जो डिमांड के लेवल्स है वो अभी आ चुके हैं, तो इसलिए हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि ये बेसिकली रैमको ग्रुप की सारी इन्वेस्टमेंट्स वाली होल्डिंग कंपनी है। इनके पास रैमको सीमेंट्स के करीबन 21% की होल्डिंग है, रैमको सीमेंट्स के करीबन 18% स्टेक है और टेक्सटाइल में राजपल्लम जो मिल्स है वहाँ पे भी करीबन 2-3% का स्टेक है। तो ये पूरा स्टेक जो वैल्यूएशन बनता है स्वाति, वो करीबन 4,500 करोड़ की बनती है। अगर हम 50% का भी डिस्काउंट लेके इसको इवेल्युएट करें तो वैल्यू रिकॉर्ड किया था, हमको लग रहा है इस साल करीबन 14-15 रुपए की ईपीएस कंसोलिडेटेड लेवल पे आएगी। तो यहाँ पे कम से कम 300 रुपए का टारगेट लेके निवेशकों को इसको खरीदना चाहिए। करीबन 6 से 12 महीने में हमको लग रहा है कि ये टारगेट अचीव हो सकता है। ओके, साल भर तक की खरीदारी रैमको इंडस्ट्रीज में करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की। चलिए अब शो के खास सेगमेंट कल का ऑप्शन का वक्त हो गया है। बात करते हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? नमस्कार स्वाति, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ऑप्शन के जरिए मार्केट के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि तेजी के साइड का व्यू लेके चलना ज्यादा बेटर रहेगा। तो ब्रिटानिया एफएमसीजी काउंटर में एक तेजी देखने को मिल रही है। ब्रिटानिया यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। कल और आने वाले दिनों के लिए 3750 का कॉल ब्रिटानिया का 100 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 60 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में लगता है कि 140 से 150 रुपए तक का ब्रिटानिया का 3750 से कॉल के अंदर मोमेंटम के अंदर ये टारगेट अचीव होने चाहिए 2 से 3 दिनों के अंदर। तो एक तो ये कॉल लेने का सलाह रहेगा। इसके साथ साथ दूसरा जो स्टॉक है ऑप्शंस के जरिए एचडीएफसी लाइफ में लॉन्ग पोजीशंस बना के चले। एचडीएफसी लाइफ यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। ऊपर में 680 से 700 रुपए तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। इसके लिए एचडीएफसी लाइफ का 660 का कॉल 23 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 17 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 30 रुपए से लेकर 34 रुपए तक के देखने को मिल सकता है। जी, कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए सुमित जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही अविनाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए। साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया, आपने हम तक एक्सक्लूसिव खबर पहुंचाई। आज के लिए शो में बस इतना ही। कल एक बार फिर से होगी मुलाकात, बताएंगे कमाई के ढेरों मौके। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जुड़िए जी बिजनेस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।